वेलकम टू आवर एट एजुकेशन मेट्रो यूट्यूब चैनल। अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम NIOS 501 यूनिट 4 का इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा अध्याय है यूनिट 4, प्रारंभिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण की संगठनात्मक संरचना। जी, ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। हाँ, मतलब ये कि भारत में बच्चों की शुरुआती शिक्षा को सफल बनाने के लिए जो पूरा सिस्टम है, वो काम कैसे करता है। बिल्कुल। कौन सी संस्था किस स्तर पर काम करती है और उनकी क्या जिम्मेदारी है, आज हम इसी को समझेंगे। तो इस पूरे ढांचे को समझने के लिए सबसे पहला शब्द आता है विकेंद्रीकरण जी या डिसेंट्रलाइजेशन। जी पहले क्या था कि शिक्षा की ज्यादातर जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती थी। सारे बड़े फैसले दिल्ली में लिए जाते थे। और अब ऐसा नहीं है। अब इस जिम्मेदारी को कई स्तरों पर बांट दिया गया है। इसी को विकेंद्रीकरण कहते हैं। और ये क्यों जरूरी है? देखिए, इससे शिक्षा की योजना मतलब प्लानिंग और उसका प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट दोनों बेहतर होता है। हर जगह की अपनी जरूरतें होती हैं, है ना? सही। और हमारे संविधान का अनुच्छेद 51A भी तो इसी से जुड़ा है। बिल्कुल। ये हमारा मूल कर्तव्य है कि हम व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही स्तरों पर उत्कृष्टता एक्सेलेंस की तरफ बढ़ें, और शिक्षा इसका सबसे बड़ा जरिया है। तो ये जो पूरी संरचना है, ये एक पिरामिड की तरह है। हाँ, एक पिरामिड जैसा ढांचा जिसमें अधिकार ऊपर से नीचे की ओर आता है। तो इसके स्तर क्या क्या है? सबसे ऊपर है राष्ट्रीय स्तर यानी नेशनल लेवल, जहाँ NCERT काम करती है। जी। उसके नीचे आता है राज्य स्तर स्टेट लेवल, जहाँ SCERT है। फिर जिला स्तर पर डायट। सही। और उसके बाद ब्लॉक स्तर पर BRC, और सबसे ग्रास रूट लेवल पर संकुल स्तर मतलब क्लस्टर लेवल पर CRC। तो चलिए इस पिरामिड के शिखर से यानी सबसे ऊपर से शुरू करते हैं। राष्ट्रीय स्तर और NCERT। NCERT मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, हिंदी में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। जी। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और ये एक स्वायत्त संगठन है, मतलब ऑटोनमस बॉडी। बिल्कुल। इसकी स्थापना शिक्षा मंत्रालय ने की थी, लेकिन ये अपने फैसले लेने में स्वतंत्र है। तो NCERT का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। और दूसरा? दूसरा, केंद्र और राज्य सरकारों को शिक्षा से जुड़े मामलों पर सलाह देना। एक तरह से ये शिक्षा का थिंक टैंक है। अच्छा, तो इसके काम क्या क्या है? हम सबने इसकी किताबें तो पढ़ी हैं, पर ये सिर्फ किताबें ही तो नहीं छापती होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो बस एक काम है। इसका सबसे पहला और बड़ा काम है शोध यानी रिसर्च। शिक्षा के क्षेत्र में रिसर्च। जी। दूसरा काम है प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, शिक्षकों के लिए। मतलब टीचर्स की ट्रेनिंग। हाँ, दो तरह की। एक प्री सर्विस जो टीचर बनने से पहले होती है, और एक इन सर्विस जो नौकरी के दौरान चलती रहती है। अच्छा। और फिर आता है पाठ्यचर्या मतलब करिकुलम, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF हम सुनते हैं, उसे लागू करना NCERT का ही काम है। और इसी NCF के आधार पर पाठ्य पुस्तकें और दूसरी सामग्री बनती है। सही पकड़ा। मटेरियल डेवलपमेंट इसका चौथा काम है। टेक्स्ट बुक्स, टीचिंग किट्स और आजकल तो डिजिटल सामग्री भी। इसकी एक अंतर्राष्ट्रीय भूमिका भी है ना? जी हाँ, ये यूनेस्को, यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर भी काम करती है। तो हम कह सकते हैं कि NCERT भारत में स्कूल शिक्षा की शीर्ष निकाय यानी एपेक्स बॉडी है। बिल्कुल। ठीक है, तो NCERT ने दिल्ली में बैठकर एक बढ़िया योजना बना ली। अब वो योजना मान लीजिए उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु तक कैसे पहुंचेगी? बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर पिरामिड का दूसरा स्तर काम आता है, राज्य स्तर। और यहाँ सबसे बड़ी संस्था है SCERT। जी, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये हर राज्य में NCERT का ही एक प्रतिरूप है। मतलब स्टेट काउंटर पार्ट। हाँ, इसका काम है NCERT से मिले दिशा निर्देशों को अपने राज्य की जरूरतों, भाषा और संस्कृति के हिसाब से ढालना। तो राज्य का सिलेबस तैयार करना, शिक्षकों की ट्रेनिंग आयोजित करना, ये सब SCERT के काम है। जी, ये सब SCERT के मुख्य अकादमिक कार्य हैं। लेकिन हमने एक और नाम सुना है, SIMAT। ये क्या है और ये SCERT से कैसे अलग है? SIMAT का पूरा नाम है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग। इसके नाम में ही मैनेजमेंट और ट्रेनिंग है। बिल्कुल, यही इसका मुख्य अंतर है।
जहां एससीईआरटी अकादमिक कामों पर, मतलब क्या पढ़ाना है, इस पर ध्यान देती है। वहीं SIMET प्रबंधन पर, मतलब व्यवस्था को चलाना कैसे है, इस पर ध्यान देती है। एकदम सही। इसका मुख्य काम शिक्षा अधिकारियों को, एजुकेशन ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देना है। अच्छा, ताकि वो जिला और ब्लॉक स्तर पर प्लानिंग और मैनेजमेंट ठीक से कर सकें। जी, तो एससीईआरटी है एकेडमिक विंग और एससीएमएट है मैनेजमेंट विंग। चलिए, अब हम पिरामिड में और नीचे चलते हैं। राष्ट्रीय स्तर हो गया, राज्य स्तर हो गया, अब आते हैं जिला स्तर पर। जिला स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण संस्था है डाइट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। जी, इसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE 1986 की सिफारिश पर हुई थी। मैंने पढ़ा है कि डाइट को जिले का लाइट हाउस भी कहते हैं। हाँ, प्रकाश स्तंभ, क्योंकि इसका काम है पूरे जिले में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए रास्ता दिखाना। तो इसका मुख्य लक्ष्य जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा में सुधार करना है। जी, और इसके लिए ये कई काम करता है। सबसे जरूरी काम है प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, इन सर्विस ट्रेनिंग, है ना? हाँ, इसके अलावा वयस्क शिक्षा एडल्ट एजुकेशन को समर्थन देना और क्रियात्मक शोध यानी एक्शन रिसर्च को बढ़ावा देना भी इसका काम है। लेकिन एक जिले में तो बहुत सारे स्कूल होते हैं। क्या डाइट हर स्कूल तक सीधे पहुंच सकता है? नहीं, ये व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है और यहीं पर अगला स्तर आता है, ब्लॉक स्तर। और वहां होता है BRC, यानी ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। जी, खंड संसाधन केंद्र। ये डाइट और स्कूलों के बीच एक कड़ी, एक लिंक का काम करता है। मतलब डाइट से जो भी निर्देश आते हैं वो BRC के जरिए स्कूलों तक पहुंचते हैं। बिल्कुल। BRC का मुखिया ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी BEO होता है और एक BRC के अंदर लगभग 100 स्कूल आते हैं। तो BRC का काम क्या है? शिक्षकों को अकादमिक समर्थन देना, स्कूलों का दौरा करना और ट्रेनिंग आयोजित करना। तो अब हम सबसे जमीनी स्तर पर आ गए हैं। ब्लॉक के बाद क्या आता है? ब्लॉक के बाद आता है संकुल स्तर, जिसे हम क्लस्टर लेवल कहते हैं। और यहाँ काम करता है CRC। जी, संकुल संसाधन केंद्र। ये आसपास के 8 से 10 स्कूलों का एक समूह होता है। 8-10 स्कूलों का समूह? जी, इसका उद्देश्य क्या है? इसका एक बहुत ही जरूरी और मानवीय उद्देश्य है। वो क्या है? शिक्षकों के एकाकीपन, उनके प्रोफेशनल आइसोलेशन को समाप्त करना। अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प बात है। हाँ, सोचिए, एक शिक्षक जो दूर किसी गांव में पढ़ा रहा है, वो अपनी परेशानियां किसके साथ बांटेगा? CRCU से एक मंच देता है। पीयर लर्निंग को बढ़ावा देना। बिल्कुल। यहाँ हर महीने बैठक होती है जहाँ शिक्षक एक दूसरे के अनुभवों से सीखते हैं और साथ मिलकर टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी TLM भी बनाते हैं। तो ये है पूरा ढांचा, NCERT से लेकर CRC तक। अब परीक्षा के लिहाज से कुछ जरूरी बातों को दोहरा लेते हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले कुछ जरूरी फुल फॉर्म्स। NCERT का पूरा नाम? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। SCERT? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। डाइट? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। BRC और CRC? ब्लॉक रिसोर्स सेंटर और क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। बहुत बढ़िया। अब कुछ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु। NCERT की स्थापना कब हुई? 1961 में। डाइट की स्थापना किस नीति की सिफारिश पर हुई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राज्यों में शिक्षा की शीर्ष अकादमिक संस्था कौन सी है? SCERT। और जिले का लाइट हाउस किसे कहते हैं? डाइट को। चलिए, अब कुछ संभावित प्रश्न देखते हैं। अगर सवाल आए कि NCERT का मुख्यालय कहाँ है, तो जवाब होगा नई दिल्ली। जिला स्तर पर सेवारत शिक्षकों की प्रशिक्षण की जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी डाइट की है। और CMART का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है प्रबंधन और योजना, मतलब मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। और आखिरी सवाल, शिक्षकों का एकाकीपन कौन सी संस्था दूर करती है? ये काम CRC करता है, संकुल स्तर पर। ये था NIOS 501 यूनिट 4 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।